हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने विलयन के 3 अणु संख्या गुणों वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक के उन्नयन तथा हिमांक के अवनमन से अणुभार की गणना करना सीखा था। तो इस वीडियो में हम जो विलयन का चौथा अणु संख्या गुण है प्रासरण दाब, इससे अणुभार निर्धारण करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रासरण दाब को समझने के लिए पहले आपको प्रासरण की क्रिया समझ में आनी चाहिए, और प्रासरण को समझने के लिए हमें अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से। अर्धपारगम्य झिल्लियों को इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, तो इसको SPM करके दिखाया जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या SPM या SM करके इसको डिनोट किया जाता है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली, तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो आधी पारगम्य होती है, माने आधी चीजों को जाने देती है। विलयन में 2 चीजें होती हैं, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये विलायक और विलेय में से 50% चीजों को जाने देती है। अब ये किसको जाने देगी, आप थोड़ा वैसे सोच सकते हैं कि किसको जाने देगी, जिसके अणु छोटे होंगे। जो छोटी चीज है वो तो इससे आर पार निकल जाएगी, लेकिन जो बड़े पार्टिकल हैं वो इससे आर पार नहीं जा पाएंगे। तो जब हम कोई विलयन बनाते हैं तो उसमें विलायक में विलेय मिलाना पड़ता है। ये पानी में आप नमक मिला रहे हो तो विलयन बन गया। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि छोटे कण किसके होते हैं, पानी के या नमक के। तो हम जानते हैं कि जो विलायक होता है वो छोटे अणु के रूप में होता है, जबकि जो विलेय हम बोल रहे हैं चीनी वगैरह, उसके कण पानी की तुलना में बड़े होते हैं। तो विलायक के कण जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो विलेय के कण होते हैं वो विलायक की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। तो जो झिल्ली है, जो छन्नी है, ये क्या करेगी, छोटी चीज को जाने देगी। तो जैसे इसमें विलायक के अणु इसके नजदीक होते हैं तो इसके छिद्रों से होकर आर पार चले जाते हैं, लेकिन अगर विलेय इसकी हो जाए तो विलेय से टकरा कर वापस आ जाता है। तो इससे हमको परिभाषा मिल गई कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणु को तो जाने देती है, लेकिन विलेय के अणु को अपने से बाहर नहीं जाने देती, उसको रोक देती है। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। तो इसका कुछ और एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक विलायक और विलयन लिया है। तो इस विलयन में हमने बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जो इस सॉल्यूट के पार्टिकल हैं रेड वाले, वो तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हरे वाले हैं, यानी जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, वो आर पार चले जा रहे हैं। हरे वाले पार्टिकल दाईं ओर को भी जा रहे हैं, बाईं ओर को भी जा रहे हैं। तो ये जो झिल्ली है, ये क्या कर रही है, विलायक को तो आर पार जाने दे रही है, लेकिन विलेय के कणों को नहीं जाने दे रही। क्यों? क्योंकि विलेय के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। तो छोटे कण निकल जाते हैं, बड़े कण रुक जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पलों की बात की जाए तो इसके कुछ एग्जाम्पल में जितनी भी वनस्पति है झिल्लियाँ होती हैं, या जो जंतु झिल्लियाँ होती हैं, इवन हमारी बॉडी के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, वो भी लगभग अर्धपारगम्य झिल्लियों के अंतर्गत आती हैं। तो जंतु झिल्लियाँ, कोशा झिल्लियाँ, सेलोफेन, ये सब अर्धपारगम्य लगभग अर्धपारगम्य झिल्लियों का कार्य करती हैं। इसके कुछ हम वनस्पति झिल्लियों की बात करें या जंतु झिल्लियों की बात करें तो इसमें आप प्याज की झिल्ली ले सकते हो, या छिलके उतरे हुए अंडे की झिल्ली ले सकते हो। अगर एक बॉयल अंडा ले लें, उस बॉयल अंडे के बाहर के कवच को हटा दें, तो अंदर से ये जो अंडा हमको दिखाई देता है, उसके ऊपर एक पतली सी थिन लेयर लगी रहती है, पतली सी परत लगी रहती है, जो किसका काम करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। इसी प्रकार जब हम प्याज को काटते हैं तो जो प्याज की झिल्ली है, वो भी लगभग इसका काम करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। तो हमने अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रासरण की घटना को। इसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो प्रासरण की घटना का अगर हम कोई व्यवहारिक उदाहरण लें तो इसका हम एक पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर हमने क्या किया, एक बर्तन में किशमिश रख दिए या छुहारे रख दिए, तो उसमें फिर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, यहाँ ऊपर से H2O डाल दिया, और उसको 10-15 मिनट या आधा घंटा छोड़ देते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे यहाँ पर जल मिलाया जाता है तो थोड़ी देर बाद इनका साइज बढ़ जाता है, ये फूल जाते हैं, पानी को सोख कर ये फूल जाते हैं। तो ये किस घटना के कारण होता है? प्रासरण के कारण होता है। तो इस प्रासरण में हो क्या रहा है, हमने ऊपर से जल मिलाया था, तो ये जो जल है धीरे धीरे अंदर आ जा रहा होगा, तब ये फूल रहे होंगे। तो इससे हमको प्रासरण की परिभाषा मिल जाती है कि प्रासरण की क्रिया में क्या होता है कि जो विलायक के अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पर जो ये किशमिश है, इसके अंदर मीठा विलयन भरा रहता है, तो इसके अंदर का आप चीज को विलयन मान सकते हो, ये विलयन है। और बाहर से हमने पानी डाला है विलायक, तो पानी बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, यानी जो जल के अणु है वो विलायक से कहाँ की ओर जा रहे हैं, विलयन की ओर। और इनकी ये जो बॉडी है, ये किसका काम कर रही है, लगभग अर्धपारगम्य झिल्ली का।
तो ये फूल जा रही है, उसके अंदर पानी अंदर को आ रहा है, तो ये किस कारण होता है? प्रासरण के कारण। तो प्रासरण में क्या होता है कि जो जल के अणु हैं या जो विलायक के अणु हैं वो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गति करते हैं। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। तो इससे प्रासरण की परिभाषा बन जाती है कि अगर हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक और विलयन को अलग किया, तो जो विलायक के अणु हैं वो कहाँ से कहाँ की ओर जाने लगते हैं? ये जो विलायक के अणु है वो कहाँ से कहाँ की ओर जाने लगते हैं? विलायक से विलयन की ओर जाने लगते हैं। तो तब ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। इसके अलावा हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये परिभाषा तो लागू होती है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो विलायक के अणु है ये तनु विलयन से सांद्र विलयन की हो जाए। अगर हमने एक और तनु विलयन रख दिया और एक और सांद्र विलयन रख दिया और बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, तो अर्धपारगम्य झिल्ली केवल किसको जाने देती है? विलायक को। तो जो विलायक के अणु है ये कहाँ से कहाँ के जाने लगते हैं? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तो या तो विलायक के अणु विलायक से विलयन की ओर जाते हैं या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। तो तब ये जो घटना है ये प्रासरण की कहलाती है। तो प्रासरण की क्रिया में इन दोनों परिभाषाओं को हम मिला देते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु का या तो विलायक से विलयन की ओर जाना या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना, वो क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। अब यहाँ पर जो सेकंड चीज है ये आपने ध्यान रखनी है कि विलायक यहाँ पर कहाँ से कहाँ की ओर जाते हैं? तनु से सांद्र की ओर। यहाँ थोड़ा सा डेफिनेशन हमको थोड़ी उल्टी प्रतीत होती है। जनरली चीजें ज्यादा से कम की हो जाती हैं। जैसे अलग अगर हम क्या करें, दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखें तो ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि तनु जहाँ विलय कम है वहां से प्रासरण कहाँ की ओर हो रहा है? सांद्र की ओर, यानी कम से ज्यादा की ओर हो रहा है। तो इसका क्या रीजन है कि यहाँ आपने ऐसे समझना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली विलय को नहीं जाने देती, किसको जाने देती है? विलायक को। तो सांद्र विलयन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ विलय ज्यादा है और विलायक कम है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपने कि इसमें विलायक कम है, यहाँ विलायक कम है और तनु में विलय कम होता है, यानी विलायक ज्यादा होता है। तो यहाँ विलायक ज्यादा है, यहाँ विलायक कम है, इसलिए विलायक कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है? ज्यादा से कम की ओर। और कब तक जाते रहेगा? जब तक कि दोनों की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाती। तो इसलिए जो प्रासरण की क्रिया है उसमें विलायक के अणु सांद्र से तनु की ओर नहीं जाते हैं, बल्कि कहाँ से कहाँ की ओर जाते हैं? तनु से सांद्र की ओर जाते हैं। इसी को आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, या तो तनु विलयन भरा है या यहाँ पर विलायक भरा है। जबकि यहाँ पर आपको दो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, एक हरे वाले विलय के, एक ब्लू वाले विलायक के। उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? विलयन होगा, या सांद्र विलयन है या विलयन रखा है हमने मान लेते हैं। और बीच में यहाँ पर हमने क्या लगा रखी है? यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, जो विलायक के अणु हैं वो दाईं ओर को गति कर रहे हैं। ये हरे वाले पार्टिकल तो इधर को आ नहीं सकते, तो अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक को जाने देती है। तो विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं। तो ये जो घटना है ये किसको शो करती है? प्रासरण की क्रिया को व्यक्त करती है। तो प्रासरण की क्रिया पर आधारित हम कुछ और घटनाओं को लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अचार होता है, जो बाजारों में आप अचार वगैरह खरीद के लाते हो, उसमें नमक वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है, तेल नमक वगैरह थोड़ा ज्यादा मिला होता है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो इसका रीजन भी क्या होता है? प्रासरण की क्रिया ही होती है। तो अगर नमक तेल वगैरह ज्यादा मात्रा में मिलाया जाए तो जो बाजार का अचार है वो जल्दी खराब नहीं होता है। इसका रीजन क्या है कि मान लो ये अचार है, इसमें सॉल्टी मीडियम अगर ज्यादा होगा तो इसमें अगर कोई जीवाणु पनप भी गया तो वहां पर जीवित नहीं रह सकता है। मान लेते हैं यहाँ अचार है तो इसमें कोई जर्म्स वगैरह पनप गए मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो बॉडी है, इसकी जो झिल्ली है वो किसका काम करेगी? अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगी। अब आपने यहाँ पर सॉल्ट मीडियम ज्यादा रखा है तो इसका क्या मतलब आ गई? यहाँ पर जो माध्यम है ये सॉल्ट मीडियम ज्यादा है, माने ये कंसंट्रेटेड है, ये हमारा सांद्र विलयन है, इधर वाला ये कंसंट्रेटेड है, ये सांद्र है। और जबकि इसकी बॉडी के जो अंदर का सॉल्यूशन है वो किसका काम करेगा? डाइल्यूट का, तनु विलयन का। तो अब अर्धपारगम्य की क्रिया में क्या होता है कि जो विलायक होता है वो तनु से सांद्र की ओर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी बॉडी से जो जल के अणु है वो बाहर की ओर जाने लगेंगे। तो यानी इसकी बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसकी बॉडी से सारा जो वाटर है वो इस सॉल्ट मीडियम में आ जाएगा। तो पानी अगर सारा चला गया तो उसका मतलब ये जीवित यहाँ पर नहीं रह सकता। अगर पानी नहीं मिलेगा इसको तो शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो उस कारण यहाँ पर ये जीवित नहीं रह सकता। उसका मतलब यहाँ पर जर्म्स पनप नहीं सकते हैं। कब? अगर हमने नमक थोड़ा ज़्यादा डाला है। अगर नमक कम मात्रा में डालेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाता है।
तो इसलिए अचार को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा नमक की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, ताकि अगर वहाँ कोई जर्म्स पनप भी गया तो वहाँ पर वो जीवित ना रह सके। और यही आप जैम जेली में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर चीनी का घोल थोड़ा ज़्यादा रख दिया जाता है। ऐसे इसका एक और एग्जांपल लें तो जैसे हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो आदमी है ये समुद्र में मछलियाँ पकड़ रहा है, ये सी फिश है, मान लो इस समुद्री जल से इसने मच्छी पकड़ी और उसको ताजे पानी में रख दिया। यहाँ पर लिखा है सी फिश, माने समुद्र से मछली पकड़ी और फ्रेश वाटर में रख दिया इसने। अब जैसे ही फ्रेश वाटर में रख के ये घर जाके डब्बा खोलेगा तो यहाँ पर ये जो मछली है ये जीवित नहीं रहती है। हालांकि यहाँ पर ताज़ा पानी भरा था हमने, तो मछली को जिंदा रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मछली मर जाती है। तो इसका रीजन भी क्या है? प्रासरण। क्योंकि यहाँ पर ये सी फिश है, तो हम जानते हैं कि समुद्र में लवण थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम इसको फ्रेश वाटर में रख देंगे तो तब क्या होता है कि जो प्रासरण की क्रिया वो होने लगती है। इसकी जो बॉडी है किसका काम कर रही है? अर्धपारगमी झिल्ली का काम कर रही है, लगभग एसपीएम है। और बाहर हमने फ्रेश वाटर रखा है यानी विलायक है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो सांद्र विलयन का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि सॉल्ट मीडियम में रहती है। सॉल्ट का सॉल्यूशन अंदर होगा जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, सांद्र विलयन है। तो इसमें क्या होगा कि जो फ्रेश वाटर का सारा पानी है वो इसकी बॉडी से होकर कहाँ के जाने लगेगा? अंदर प्रवेश करने लगेगा। तो इससे इसका शरीर फूलने लगेगा और एक अवस्था में पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसकी कोशिका भित्तियाँ फट जाती हैं। तो इस कारण ये मछली जो है यहाँ पर जीवित नहीं रह सकती है। तो समुद्र में रहने वाली मछली को अगर आप किसी ताजे पानी में डाल दो तो वहाँ पर प्रासरण के कारण वो फूल के मर जाएगी। अगला टॉपिक लेते हैं हम, प्रासरण और विसरण में अंतर। तो विसरण की घटना अपने कक्षा 11 में पढ़ चुके हो कि हम दूध में पानी मिला रहे हैं या पानी में कोई चीज़ घोल रहे हैं या दो गैसें मिक्स हो रही हैं, वो तो सब विसरण के एग्जाम्पल होते हैं। जबकि प्रासरण अभी अभी हमने पढ़ा कि इसमें विलायक शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु से सांद्र विलयन की ओर जाता है। तो इसमें अगर अंतर लिखने को आ गया तो विसरण को डिफ्यूजन बोलते हैं, जबकि प्रासरण को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस जो होता है क्या होता है कि यहाँ पर आप प्रासरण में देख सकते हैं कि क्या विलायक अर्धपारगमी झिल्ली से होकर गति करता है, विलय अर्धपारगमी झिल्ली से आर पार नहीं जाते हैं। तो इसमें हमको अर्धपारगमी झिल्ली चाहिए होती है, जबकि दूध में अगर आप जल मिला रहे हो या कोई चीज़ खोल रहे हो तो उसमें कोई अर्धपारगमी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे हमको 2-3 अंतर मिल जाते हैं इसमें कि प्रासरण और विसरण में क्या क्या अंतर होता है। पहले हम लेते हैं मूवेबिलिटी यानी गति करने की क्षमता। तो प्रासरण में क्या होता है? केवल एक ही चीज़ गति करती है, विलय गति करती है या विलायक। वो परिभाषा देखेंगे तो इसमें अर्धपारगमी झिल्ली चाहिए होती है, तो अर्धपारगमी झिल्ली केवल किसको जाने देती है? विलायक को। तो प्रासरण में क्या होता है कि केवल विलायक के ही अणु गति करते हैं, इसमें केवल सॉल्वेंट जाता है, विलायक जाता है। जबकि विसरण में क्या होगा? दूध में पानी मिलाएंगे तो दूध और पानी दोनों के अणु एक दूसरे के विपरीत गति करेंगे। तो पहला अंतर हो गया कि इसमें केवल विलायक के अणु गति करते हैं, जबकि इसमें विलय और विलायक दोनों के अणु एक दूसरे के विपरीत गति करेंगे, पहला अंतर। दूसरा अंतर होता है कि हमको एक में अर्धपारगमी झिल्ली चाहिए होती है, वो किसमें चाहिए होती है? प्रासरण की क्रिया में। तो प्रासरण की क्रिया में तो अर्धपारगमी झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण कराते समय हमें किसी भी अर्धपारगमी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा अंतर लेते हैं इनकी गति। तो इनमें से एक तेजी से होता है, एक धीरे धीरे होता है। जैसे पीछे हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर किसमिस को हम पानी में रख दें तो वो फूल जाता है प्रासरण के कारण, लेकिन उसको फूलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब अब उसको आधा घंटा 1 घंटा भिगोगे तभी जाके फूलेगा, तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगता है प्रासरण में। जबकि विसरण क्या होता है? काफ़ी तेजी से हो जाता है। दूध में पानी मिला रहे हैं आप या दो गैसों को मिक्स कर रहे हैं तो उसमें समय बिल्कुल नहीं लगता, वो तुरंत हो जाता है। तो ये फास्ट होता है जबकि ये स्लो होता है। इसके अलावा एक और अंतर होता है कि एक को हम रोक सकते हैं जबकि एक को नहीं रोक सकते हैं। तो किसको रोका जा सकता है? इसको, प्रासरण की क्रिया को रोका जा सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए बाहर से एक प्रेशर लगाना पड़ता है जिससे प्रासरण रुक जाता है। तो प्रासरण को रोकना संभव होता है, इसको रोकना भी संभव होता है और इसको उल्टा भी किया जा सकता है प्रासरण को। कैसे? बाह्य दाब लगाकर। जबकि विसरण को नहीं रोका जा सकता, बाहर से आप कितना ही प्रेशर लगाओ विसरण रुकता नहीं है। तो विसरण को रोकना संभव नहीं है, जबकि प्रासरण को रोकना भी संभव है और उल्टा करना भी संभव है। तो ये 4 अंतर हो गए इसमें कि प्रासरण में केवल विलायक गति करता है, इसमें विलय विलायक दोनों एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। इसमें अर्धपारगमी झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती है। ये धीरे धीरे होता है, तेजी से होता है और इसको रोकना संभव होता है, जबकि इसको रोकना संभव नहीं होता।
तो हमने प्रासरण की घटना पढ़ ली। तो यहाँ से हमारा चौथा अणुसंख्यक गुण शुरू है कि जो 3 अणुसंख्यक गुण तो हमने पढ़ लिए थे, तो चौथा अणुसंख्यक गुण हमारा हो गया प्रासरण दाब। तो पहले हम प्रासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे और फिर इससे अणुभार निर्धारण की विधि सीखेंगे। तो प्रासरण दाब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब हम प्रासरण की क्रिया कराते हैं तो उससे एक प्रेशर पैदा होता है, वही क्या कहलाता है, प्रासरण दाब। तो प्रासरण के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक विलायक, एक विलयन और एक अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहाँ हम प्रासरण दाब निकालने की 2 विधियों के बारे में पढ़ेंगे, एक पुरानी विधि है और एक आधुनिक विधि है। पहले हम ये पुरानी विधि लेते हैं। तो इस पुरानी विधि में हम क्या करते हैं, एक थीसिल फनल ले लेते हैं, उल्टा किया हुआ फनल, और इसमें कॉपर सल्फेट का नीला विलयन भर देते हैं। यहाँ पर जो हमने विलयन है कौन सा भरा है हमने, CuSO4 कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, तो यहाँ पर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट विलयन भर दिया। और जो फनल है इसके निचले भाग में हमने यहाँ पर एक SPM लगा दी, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। अब अगर हम इस उपकरण को कुछ देर के लिए छोड़ दें तो इसमें प्रासरण की क्रिया होगी। यहाँ बाहर हमने पानी रखा है, अंदर विलयन रखा है और यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। तो प्रासरण के कारण क्या होगा, जो विलायक के अणु है वो इस झिल्ली से अंदर प्रवेश करने लगेंगे ऐसे। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका रंग फीका हो जाता है, फेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी अंदर प्रासरण के कारण अंदर प्रवेश करेगा और यहाँ पर जो ये नली है इसमें घोल का तल थोड़ा ऊपर चढ़ने लगेगा। तो कुछ देर बाद अगर हम इसको उपकरण को छोड़ दें तो यली अवस्था मिल जाती है। इसका जो रंग है ब्लू कलर है थोड़ा फेड हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विलयन थोड़ा ऊपर चढ़ा, इतना ऊपर चला गया। तो मान लेते हैं इसकी जो हाइट है वो h है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रासरण के कारण। यहाँ पर प्रासरण के कारण पानी पर एक प्रेशर काम कर रहा है ऊपर की ओर, जिस कारण ये ऊपर प्रवेश कर रहा है और एक h हाइट तक जाकर रुक जाता है। अब इस हाइट पर जाने पर क्या होता है कि यहाँ पर द्रव स्थिति की दाब काम करने लगता है। द्रव स्थिति की दाब के बारे में हमने पढ़ा है, P बराबर क्या होता है, H इंटू डी इंटू जी। तो ये जो द्रव स्तंभ का जो दाब है ये नीचे की ओर काम करेगा ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 2 प्रेशर काम कर रहे हैं, एक तो द्रव स्थिति की दाब, द्रव स्तंभ का दाब ऐसे नीचे की ओर, और एक प्रासरण दाब ऊपर की ओर। प्रासरण दाब को हम पाई से डिनोट करते हैं। तो जो प्रासरण दाब हमारा पाई है वो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और जबकि जो द्रव स्थिति की दाब है वो नीचे की ओर काम कर रहा है। अगर ये दोनों फोर्स या ये दोनों दाब बराबर हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो जिससे कि द्रव का ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। तो जब हम इस प्रयोग को करते हैं तो पहले तो शुरू में द्रव चढ़ता है और एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर ठहर जाता है। तो इस स्थिति में साम्यावस्था में क्या होता है कि जो द्रव स्तंभ का दाब है ये प्रासरण के कारण लगने वाले दाब को संतुलित कर देता है। तो जितना पानी यहाँ से ऊपर को जाता है उतना ही पानी नीचे को आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस द्रव स्थिति की दाब P1 को नाप लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं कि P1 बराबर क्या होता है, H इंटू डी इंटू जी। तो HDG से हम इसको नाप लेंगे। H हम देख लेते हैं कि कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, D पानी का घनत्व है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और G कितना होता है 9.8। तो इससे हमने P1 निकाल दिया। और जो P1 होगा वो किसके बराबर होगा, साम्यावस्था में पाई के बराबर। तो इस प्रकार ये H को निकाल के और उसको DG से इंटू करके हम पाई की गणना कर सकते हैं। तो ये थोड़ी पुरानी मेथड है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि पहले हमको प्रासरण होने देना है इसमें। जब द्रव ऊपर चढ़ेगा फिर ये H को मेजर करना है और फिर इस कैलकुलेशन से हमने विलयन के प्रासरण दाब पाई की गणना करनी है। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, टाइम ज़्यादा लगता है। इसकी एक जो नई विधि होती है वो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हम एक बर्तन में विलयन ले लेते हैं, एक जगह विलायक, और बीच में हमने क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। अब जैसे हम इसको उपकरण को छोड़ दें तो प्रासरण की घटना होने लगेगी। तो प्रासरण में क्या होता है कि जो विलायक के अणु है वो विलायक से विलयन की ओर जाते हैं। तो जो विलायक है वो यहाँ से यहाँ की ओर आने लगेगा, यहाँ से जो इस बर्तन से विलायक के अणु है वो विलयन की ओर शिफ्ट होंगे। तो इसमें इससे क्या होगा कि यहाँ गोल का तल थोड़ा ऊंचा चला जाएगा और यहाँ गोल का तल थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इन बर्तनों में गोल के तल को परिवर्तित नहीं होने देते हैं। यानी जैसे यहाँ पर गोल का तल थोड़ा ऊपर होने लगेगा तो यहाँ से हम एक बाह्य दाब लगा देते हैं। तो यहाँ से एक पिस्टन है, पिस्टन से हमने क्या लगा दिया है, बाह्य दाब, P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल का मतलब बाहरी दाब। तो यहाँ से हमने एक बाह्य दाब लगा दिया। और कितना बाह्य दाब लगाते हैं ताकि यहाँ गोल का तल कांस्टेंट रहे, जितना शुरू में था यहाँ द्रव उतना ही रहे और जितना शुरू में यहाँ द्रव था उतना ही रहे। तो इस स्थिति में क्या हो रहा होगा कि जितना विलायक यहाँ से यहाँ की ओर आ रहा होगा
उतना ही विलायक पुनः वापस लौट जा रहा होगा दाईं तरफ। जितना जल इधर को आएगा उतना ही इधर को चला जाएगा। अब ये जो जल इधर को आ रहा है ये किस कारण आ रहा है? पाई के कारण। और यहाँ पर जो द्रव के अणु इधर को जा रहे हैं वो किसके कारण जा रहे हैं? पी एक्सटर्नल के कारण। तो उसका मतलब इस दशा में, इस साम्य अवस्था में, जब यहाँ पर द्रव के तलों का जो द्रव के तल है वो अगर कांस्टेंट हो जाए तो इस कंडीशन में जो पाई होगा वो किसके बराबर होगा? पी एक्सटर्नल के बराबर होगा। पाई इक्वल टू पी एक्सटर्नल। तो इससे पाई की परिभाषा बन जाती है कि किसी विलयन का जो प्रासरण दाब है वो उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो प्रासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाना पड़ता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विलायक से पृथक किए गए विलयन पर अगर हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से विलयन को अलग कर दिया तो प्रासरण को रोकने के लिए इस विलयन पर जो बाह्य दाब लगाया जाता है पी एक्सटर्नल, तो वही क्या कहलाता है? उसका प्रासरण दाब कहलाता है। तो यहाँ पर इस विधि से हमको अनेक फायदे हैं। ये विधि ज़्यादा अच्छी मानी जाती है पुरानी वाली विधि से। इसका रीजन क्या है? एक तो इसमें टाइम कम लगता है। यहाँ से हम प्रेशर लगाएंगे तो उस प्रेशर को एकदम से नापा जा सकता है, जबकि उसमें क्या करना पड़ा था हमको? एच नाप के डीजी से इंटू करना था, तो उसमें तो टाइम ज़्यादा लगता है। जबकि इसमें जैसे ही विलयन इधर को जाने लगेगा, यहाँ गोल का तल ऊपर होने लगेगा, तो हम क्या करते हैं? प्रेशर लगा के गोल के तल को कांस्टेंट ले आते हैं और देख लेते हैं कि बाहर से कितना दाब लगा है। उसको दाब गेज से पढ़ लें तो एकदम से प्रासरण दाब की गणना हो जाती है। एक तो इसमें समय कम लग रहा है, दूसरे इसकी खास बात क्या है कि इसमें झिल्ली पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झिल्ली पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। जितना भी हम प्रेशर लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? विलयन में। तो इससे झिल्ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जबकि उसमें क्या होता है, कभी कभी झिल्ली के क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। दो फायदे हो गए। तीसरा फायदा क्या होता है कि इस विधि से हम उन विलयनों का प्रासरण दाब भी आसानी से निकाल सकते हैं जिनके पाई बहुत ज्यादा हो। अगर मान लेते हैं प्रासरण दाब किसी विलयन का मैक्स है, बहुत ज्यादा है, तो तब वाली विधि ज्यादा बेटर है, क्योंकि उस विधि में तो हम पी बराबर एच डी जी लगा रहे थे। अगर प्रासरण दाब ज्यादा होगा तो हाइट भी ज्यादा हो जाएगी नली की, तो आपको नली बहुत ही ऊंची लेनी पड़ेगी, जो व्यावहारिक रूप से कभी कभी संभव नहीं हो पाता। कहीं नली अगर मान लो 5 मीटर लंबी नली है, तो हम जानते हैं कि 5 मीटर ऊंची कांच की नली बनाना संभव नहीं है, या वो हमें आसानी से अवेलेबल नहीं होगी। तो इसलिए वहां पर उस विधि से प्रासरण दाब उसको नहीं निकाला जा सकता। तो जिन विलयन के प्रासरण दाब ज्यादा होते हैं उनको हम इस विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये विधि इससे ज्यादा बेटर मानी जाती है। तो यहाँ पर जो प्रासरण दाब की परिभाषा है, ये आपके पेपरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि पाई किसे कहते हैं, प्रासरण दाब किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या मिली हमको कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग किए गए विलयन में अगर हम विलायक के प्रवेश को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए विलयन पर कुछ बाह्य दाब लगाना पड़ता है। तो यहाँ से हम जो बाह्य दाब लगाएंगे वही क्या कहलाएगा? उसका प्रासरण दाब कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम तनु विलयनों का वॉन ऑफ सिद्धांत। तो वॉन ऑफ एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या ज्ञात किया कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन भी होते हैं तनु विलयन, उनका जो व्यवहार होता है वो गैस की तरह होता है। वॉन ऑफ ने कहा कि जो तनु विलयन है वो गैस की तरह व्यवहार करते हैं। अब गैसों के लिए हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये सब पढ़े हैं। तो अगर इनका व्यवहार इनकी तरह पाया जा रहा है, उसका मतलब जो गैस के नियम है वो हम तनु विलयनों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी सिद्धांत को क्या कहा गया? वॉन ऑफ सिद्धांत। तो उन्होंने पहला सिद्धांत बॉयल के नियम से प्रेरित होकर दिया था। ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन नियमों को दिया। पहला नियम लेते हैं हम बॉयल वॉन ऑफ नियम। तो जैसे कि हम बॉयल्स लॉ जानते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है कि जो गैस का दाब होता है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी गैस पर जितना प्रेशर लगाओगे उसका आयतन उतना कम हो जाता है। तो इससे मिलता जुलता नियम वॉन ऑफ ने तनु विलयनों के लिए लगाया। उन्होंने क्या कहा कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का पी की जगह यहाँ पाई प्रासरण दाब आ जाता है, तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ सी का मतलब कंसंट्रेशन यानी मोलर सांद्रता। तो पाई जो होता है सी के समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है? एन अपॉन वी। सी बराबर होता है बिकॉज सी इज इक्वल टू एन अपॉन वी। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सी होता है वो वी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। तो इसको हम ऐसे भी आगे लिख सकते हैं कि पाई प्रोपोर्शनल टू सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, क्योंकि सी वी के व्युत्क्रमानुपाती है तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। तो बिल्कुल बॉयल्स लॉ की तरह हो जाता है। जैसे यहाँ पी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, तो यहाँ क्या हो गया? पाई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। तो ये भी बॉयल के नियम का एक रूप है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब
उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरा हम नियम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं गैलुसाग-वॉन्टॉप नियम। तो ये गैसों के लिए हम पढ़ते हैं कि गैसों के लिए क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ P की जगह आपने क्या कर देना है, पाई। तो हम कहेंगे कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है, या जो केल्विन ताप है उसके समानुपाती होता है। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि T डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, केल्विन। तो ये दो नियम वॉन्टॉप नियम कहलाते हैं, पाई प्रोपोर्शनल टू C एंड पाई प्रोपोर्शनल टू T।